नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय के बच्चों को समर्पित है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे। भूगोल में जो पहला अध्याय है भारत, आकार और स्थिति, इसका हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे भारत के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे और इसके बाद में इसकी स्थिति, भारत की स्थिति यानी ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है और इसका आकार हम लोग विश्व के अन्य देशों के आकार से तुलना करेंगे और भारत और विश्व के साथ इसके संबंधों का कुछ अध्ययन किया जाएगा और भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसका अध्ययन करेंगे। फिर अंत में हम लोग गृह कार्य की तरफ प्रस्थान करेंगे जिसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा को विस्तार से प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो भारत आकार और स्थिति है इसका जो संक्षिप्त परिचय है कुछ इस प्रकार से है भारत का। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पहला पॉइंट इसमें है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि भारत जो है उन संस्कृतियों में से है जो विश्व में सबसे प्राचीनतम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता भारत में फली फूली थी। तो उसी और हड़प्पा सभ्यता कुछ अन्य विदेशी सभ्यताओं के समकालीन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं भारत की हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। तो इस तरीके से भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और दूसरा पॉइंट है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी पिछले 5 दशकों से, यानी कि अब 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद भारत ने लगभग जो है हर क्षेत्र में उन्नति की है। बहुमुखी उन्नति मतलब जो है सभी क्षेत्रों में उन्नति की है और ख़ास करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत का जो समाज है, जो समाज का ताना बाना है, वो उन्नत हुआ है। और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था भी पिछले 5 दशकों में यानी 50 वर्षों में स्ट्रांग हुई है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई है। देखिए, कृषि पहले जो है किस तरीके से जो बैलों के माध्यम से कृषि की जाती थी, पुरातन पद्धति थी किस कृषि की। अंग्रेज़ों के समय में तो बहुत ही दयनीय स्थिति हुआ करती थी कृषि की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके भारत ने जो है कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की। अब जो है मैकेनाइज्ड कृषि की जाने लगी है। और उद्योग की बात करें तो अंग्रेज़ों ने तो भारत की रीढ़ ही तोड़ दी थी। भारत से मतलब यहाँ पर जो कच्चे पदार्थ थे उनको जो है अपने देश में आयात करके अंग्रेज़ लोग जो है क्या करते थे, वहाँ से निर्मित माल को भारत की तरफ जो है निर्यात करते थे। तो इस तरीके से भारत की संपदाओं को, भारत के संसाधनों को पूरी तरीके से निचोड़ लिया था अंग्रेज़ों ने। लेकिन उसके बाद, आज़ादी के बाद पिछले 5 दशकों में भारत ने जो है उद्योग के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की। और तकनीकी की बात करें तो तकनीकी के क्षेत्र में आज हम लोग मंगल ग्रह तक प्रस्थान करने वाले देशों में हमारी गिनती शुमार हो जो है की जाती है। हमारे देश की गिनती उन देशों में की जाती है जिनका तकनीकी विकास अच्छी तरीके से हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से सर्वांगीण आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास भी काफ़ी अच्छा हुआ है, यानी कि पहले की अपेक्षा भुखमरी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, बहुत सारे क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई है। और इसके अलावा भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व के इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि देखिए भारत एक प्राचीन सभ्यता है। यहाँ पर जो है प्राचीन समय में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे भारत में। तो भारत ने बहुत सारे विश्व को ऐसे क्षेत्रों से अवगत कराया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर धन्वंतरि जैसे विद्वान पैदा हुए जो है, और आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है गणितीय ज्ञान को दिया। तो यानी कि भारत की देन जो है विश्व को बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है विश्व में पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी क्षेत्रों में जो है भारत ने विश्व को प्रभावित किया है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है इतिहास के क्षेत्र में भी। और अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, स्थिति यानी भारत की स्थिति क्या है। तो हम स्थिति का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो विश्व का नक्शा है, ग्लोब है, उसमें भारत की क्या स्थिति है। तो इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो भारत की स्थिति एक्चुअली जो है, भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इसको ग्लोब के माध्यम से देख भी सकते हो कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये हमारा, कैसे हम गोलार्ध का पता लगाते हैं, देखिए ये जो है, ये तो हमारा विश्व को दो भागों में बांटने वाला भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा ही नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये विश्व को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस रेखा के उत्तर वाला भाग, यानी ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और अगर ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, और अब अगर इसको हम उत्तर दक्षिण देशांतर रेखा से विभाजित करें तो इधर का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, इधर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और देखिए हमारा भारत कुछ यहाँ पर इसकी अवस्थिति है, तो यानी कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो है पूर्व पश्चिम गोलार्ध में किस में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति कहाँ है ग्लोब पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए यहाँ पर जो इसका दक्षिणी भाग है, यानी ये वाला हिस्सा भारत का, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा भारत का, ये वाला हिस्सा जो है मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट है। ये वाला हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो है विस्तार उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। देखिए डिग्री और मिनट, यहाँ पर डिग्री का मतलब ही जैसे हम लोग उसमें देखते हैं, घड़ियों में देखते हैं जो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर 60 मिनट का 1 डिग्री पढ़ा जाता है। 60 मिनट की 1 डिग्री होती है। घंटा ना पढ़ करके यहाँ पर हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, और डिग्री को शून्य से डिनोट किया जाता है। जैसे कि 8 डिग्री है तो 8 के ऊपर एक शून्य लगा देंगे तो डिग्री पड़ जाएगी। तो 8 डिग्री, और मिनट को जो है एक जो है बार के रूप में इंगित किया जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी मुख्य भूमि जो कन्याकुमारी वाला मुख्य भूमि है, ये यहाँ से शुरू होता 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और उत्तरी गोलार्ध में ही जो है इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक है इसका विस्तार। तो इस तरीके से ये विस्तार इसका गोलार्ध जो है अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ में देखेंगे इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इसका देशांतरीय विस्तार जो है ये वाला हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से गुजरात का ये जो पश्चिमी हिस्सा है एकदम बिल्कुल, ये कितना है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए इसको पश्चिम में होने के बावजूद भी इसे हम पूर्व में पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी पूर्वी हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, मिनट को हम बार से डिनोट करेंगे, तो 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इन दोनों का हम अंतर निकालें, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और इसी प्रकार से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के मध्य अगर अंतर निकालते हैं तो 29-30 डिग्री का अंतर आता है लगभग। यानी कि ये इसकी जो है पूरी ये वाली बिल्कुल चौकोर बनती है अवस्थिति जो है, ये जो है वर्ग आकार में भारत की स्थिति है। ठीक है, वर्गाकार है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारे भारत के गोलार्ध में अवस्थिति।
और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से भारत के बीचों बीच से लगभग ये वाले जो है कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा यहाँ से लगभग गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग आगे देखेंगे इसी में कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पूर्व में जो है, जो हमारा मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए, ये जो है मुख्य भूमि है, और इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये हो गया, ये दक्षिण हो गया मुख्य भूमि के, और पूर्व हो गया। और ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन से जो है द्वीप समूह स्थित हैं? अंडमान निकोबार। और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, मुख्य भूमि से दक्षिण पश्चिम, जहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में यानी इस वाले क्षेत्र में एक मुख्य जो है महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से वही चीज़ कह रहा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए, जैसा कि हमने दिखाया है। और एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था? इंदिरा बिंदु जो सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु है, ठीक है, जो सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो इसे याद रखना है। सुनामी जब आई थी 2004 में, तो जो कि इंदिरा बिंदु था, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा था, यहाँ पर था लगभग। तो ये जो है सुनामी के साथ जो क्या हो गया? जलमग्न हो गया समुद्र में, ठीक है। अब आकार की बात करेंगे, यानी भारत का आकार क्या है विश्व के अन्य देशों के आकार की तुलना में, इसका आकार क्षेत्रफल देखेंगे। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये याद रखना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है। चित्र जो कि 1.2 चित्र है, ये वाला चित्र, इसमें दिया हुआ है कि कौन से देश सबसे बड़े हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा। अब यहाँ याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां देश है। और इसके पहले के जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में वो है रूस। ये दंड से आप देख सकते हो, दंड ग्राफ से रूस सबसे बड़ा है, जिसका जो है क्षेत्रफल लगभग कितना है? 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसी प्रकार से कनाडा का क्षेत्रफल है, इसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूएसए का क्षेत्रफल है, चौथे नंबर पे चीन का है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस तरीके से 7वें नंबर पे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर आता है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पे है, ठीक। तो ये याद रखना। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा की अगर बात करें तो ये वाली इस सीमा रेखा की जो यहाँ से शुरू होती है, स्थल वाले ये वाली सीमा रेखा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये वाली सीमा रेखा कितनी है?
200 किलोमीटर स्थल सीमा रेखा। ठीक, और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर यानी लगभग 7,517 किलोमीटर है। 7,517 किलोमीटर क्या है? यह है समुद्री सीमा रेखा, जल सीमा रेखा जो कि यहाँ से शुरू होकर के और ये मुख्य भाग की जल सीमा रेखा है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इन सब की सीमा रेखा मिला करके 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये वाली सीमा रेखा हो गई जो कि स्थल है, स्थल भाग से जुड़ी हुई सीमा रेखा है, और जल भाग से जुड़ी हुई सीमा रेखा 7,516.6 किलोमीटर, ये जिसमें समुद्र की जो द्वीपीय देश हैं उनकी भी सीमा शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक, तो ये ध्यान रखना। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब इस वाले पूरे हिस्से में क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है। यहाँ से ले करके और ये पूरा हिस्सा जो है नवीन वलित पर्वत का हिस्सा है, यानी उत्तर पश्चिम से ले करके उत्तर में और जो है उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार है नवीन वलित पर्वत का। यहाँ पर वलित पर्वत कैसे बना है इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये याद रखना है 22 डिग्री यानी 23.5 डिग्री तो ये हो गई और ये 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री से लेकर के इधर तक दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये सकरा होता जाता है और 22 डिग्री के उत्तर का भाग ये क्या है? चौड़ा है। ठीक, तो वही कह रहा है कि 22 डिग्री की अक्षांश रेखा एक विभाजक रेखा है जिसके उत्तर का भाग चौड़ा है और दक्षिण का भाग जाएंगे तो सकरा होता चला जाता है। तो इस तरीके से त्रिभुज के आकार का दक्षिण का भाग बनता है, 22 डिग्री रेखा इसको विभाजित करती है। ठीक, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, वो दिखाया मैंने। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया कि आप घटाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तो लगभग 30 डिग्री का विस्तार आएगा। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री आएगा, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। कौन सा? पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, यानी कि ये वाला विस्तार पूर्व पश्चिम की बात कर रहा है, ये वाला विस्तार कम है क्योंकि ये 2,933 किलोमीटर है और ये विस्तार कितना है? ये विस्तार है 3,214 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। जबकि जो अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर है जो है वो बराबर आ रहा है लगभग 30 डिग्री, लेकिन किलोमीटर में कम आ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से कर्वेचर बनाई जाती हैं देशांतर रेखाएं, तो इसलिए जब देशांतर रेखाओं में हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे 0 डिग्री से वैसे वैसे उसके डिस्टेंस में कमी आती जाती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है क्षेत्रफल में यानी कि इसके जो दूरी में थोड़ा अंतर आ जाता है। ठीक, अब ये देखिए देशांतर रेखा जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से या पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इनके बीच दूरी कम होती जाती है। ठीक, तो अभी इसमें जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप जानते हैं, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहते हैं यानी लंबी वाली, और लैटीट्यूड जो लेटी हुई हैं ये लैटीट्यूड रेखाएं हैं, यानी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, ये एक समान अंतर पे खींची जाती हैं, इसलिए जो है इनमें दूरी बढ़ने पर अंतर नहीं आता है बल्कि इनमें गैप बराबर होता है। लेकिन देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से कर्वेचर खींची जाती हैं ऐसे, तो इसमें जो है दूरी घटती जाती है। जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। इसीलिए जो है इसका ये वाला पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार जो है कम प्रतीत होता है, ये यही कह रहा है। ठीक, तो ये इस चीज़ को समझ लेना।
अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें चित्र 1 हाँ ठीक है, ये हो गया। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। स्थानीय समय किसको बोलते हैं? जो भारत की जो स्थानीय समय है उसमें अगर हम अंतर माने तो घड़ियों में हालांकि अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच गैप दिखाई देता है करीब 2 घंटे का, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि भारत की घड़ियों में एक ही समय हमेशा हर राज्य की घड़ियों में एक ही समय दिखाया जाता है, क्योंकि भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री की मानक रेखा है, जो कि ये है हमारी 82.5 डिग्री, लगभग यहाँ से ये गुजर रही है, ये जिसको मानक समय रेखा बोलते हैं। तो अब इसी की ये लगभग बीचों बीच से खींची गई है, तो इसके इधर 1 घंटे का अंतर आता है, इसके इधर 1 घंटे का आता है। तो यानी गुजरात में यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ के हिस्से से लेकर के 2 घंटे के समय का अंतर आता है। अगर यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो गया तो यहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। ठीक है, ये अंतर आता है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। ये ध्यान रखना, जो मानक यामोत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, अभी प्रश्न भी आ जाएगा, यही प्रश्न यहाँ आ रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? 82.5 डिग्री को, जो ये वाली रेखा है इसको क्यों माना गया है जो है 82.5 डिग्री को? क्योंकि ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, इसलिए जो है इसे क्या माना गया है? इसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यानी अगर 12 बजे यहाँ पर सूर्य चमक रहा है तो सभी घड़ियाँ लगभग 12 बजे आएंगी, चाहे यहाँ पर हो आदमी चाहे यहाँ पर आदमी हो। तो इस वाले रेखा के जो है ऊपर सूर्य के चमकने से भारत की सभी घड़ियों का मिलान किया जाता है 82.5 डिग्री, इसलिए इसको भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है। ठीक। और दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है जो ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का हिस्सा, ये कन्याकुमारी है और ये कश्मीर है। इसमें दिन रात की अवधि की बात कर रहा है कि मतलब दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। यहाँ पर मान लेते हैं दिन 20 घंटे का हो रहा है, तो यहाँ पर दिन 16 घंटे का ही होगा, 18 घंटे का ही होगा, अंतर आ रहा है, दिन के सूर्य के चमकने में अंतर आ रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि जो देशांतर रेखा होते हैं, इन रेखाओं के सहारे दिन और रात की अवधि पर अंतर पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर अंतर पड़ता है। क्योंकि देखिए जो हमारी सूर्य है वो कर्क रेखा और ये मकर रेखा मान लेते हैं, ये विश्व का नक्शा है, देखिए इस पे हम ऐसे बनाते हैं, ये मान लेते हैं विश्व है, ग्लोब है हमारा, और ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक। तो अब जो सूर्य है हमारा, सूर्य इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य चलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चलता रहता है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इस वाले गोलार्ध में दिन बड़े होने लगेंगे और यहाँ पर रातें बड़ी होने लगेंगी। यानी दिन रात की अवधि में अंतर कैसे पड़ता है? देशांतर रेखा के सहारे। यानी इस एक देशांतर रेखा के सहारे जितने भी देश, जितने भी स्थान स्थित होंगे तो वहाँ पर दिन रात में, हालांकि समय तो बराबर होगा, समय यहाँ पर बराबर होगा, लेकिन दिन रात में अंतर आता चला जाएगा। जैसे जैसे उत्तर जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि कम होती जाएगी। लेकिन अगर इस रेखा के सहारे चले, देशांतर अक्षांश रेखा के सहारे चले, तो अक्षांश रेखा के सहारे समय में अंतर आएगा। मान लेते हैं इस वाले स्थान पे पहले सूर्योदय हो गया
और इसके बाद सूर्य ऐसे बढ़ेगा, इस तरफ ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सूर्योदय की स्थिति इधर निकलती चली जाएगी और पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर शाम ढलता चला जाएगा। तो ये इसलिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या डिनोट करती हैं, अक्षांश रेखा दिन और रात की जो है अवधि को ना बल्कि समय की अवधि को डिनोट करती हैं, समय को निर्धारित करती हैं कि जो है क्या समय हो रहा है, और दिन और रात की अवधि को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये समझिए। अब हम लोग जो है आगे अध्ययन करेंगे भारत तथा विश्व का अध्ययन। हम लोग अब ये वाला खंड आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो फिर हम लोग बाकी बचा हुआ शेष खंड जो है नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।